नमस्कार। एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन के लिए इस समय मेरे साथ एक बहुत बड़े गेस्ट जुड़ गए हैं और इस समय मार्केट को क्या डर सता रहा है बजट से पहले की थोड़ी सी मार्केट में नर्वसनेस, अदानी ग्रुप के साथ जो हो रहा है उसको लेकर मार्केट में नर्वसनेस, एफआईआईएस की सेलिंग को लेकर नर्वसनेस, ये सब नर्वसनेस क्या अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है और अगर है तो किस तरीके के स्टॉक्स में और किस तरीके के सेक्टर्स में क्या आपका व्यू होना चाहिए इस मार्केट पर। और इससे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं, जैसा मैंने कहा आपको, एक बहुत बड़े गेस्ट मधु केला जी जुड़े हैं हमारे साथ। इंडिया के बेस्ट नोन फंड मैनेजर्स में से एक और काफ़ी पैसा इन्होंने बनाया है। ऑफकोर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने ज़बरदस्त 100 बैगर से ज़्यादा पैसा बना के दिया था और अब इस समय अपना खुद का पैसा मैनेज करते हैं। मधु भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। अनुज, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मधु भाई, सबसे पहले जो सबसे बर्निंग इशू है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो अदानी ग्रुप में हो रहा है इसको लेकर मार्केट काफ़ी डरा हुआ है कि क्या इसका कोई कोलेटरल डैमेज है। मतलब अदानी ग्रुप का खुद का भले इंडेक्स में वेट ना हो लेकिन समहाउ मार्केट डरा हुआ है। आपका इस पर क्या व्यू है? अनुज, नॉर्मली पहले तो डिस्क्लेमर बात कर लेते दैट जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स का, मेरे दोस्तों का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो जो भी आदमी मेरी सलाह ले रहे हैं वो अपना खुद का होमवर्क करें, जिससे कंसल्ट करना है करें और उसके बाद अपना खुद का व्यू लें, राइट। तो इसमें हम तो फैक्ट की बात करते हैं क्योंकि मुझे लगता है ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। फैक्ट ये है कि मैं गौतम भाई को पर्सनली काफ़ी सालों से जानता हूँ एंड उन्होंने जो एक एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी दिखाई है विच इज़ बीन वेरी वेरी एक्सेप्शनल ओवर द ईयर्स। द काइंड ऑफ जिस टाइप का एग्जीक्यूशन उन्होंने ग्राउंड पे किया है और इस फॉल को छोड़ दें बट अदरवाइज इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी पैसा बनाया है, राइट। उन्होंने, मैंने जो आज ये नंबर ही देख रहा था, करीब 1.55 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने एक्विजिशंस में डाले हैं लास्ट 4 साल के अंदर। उनका टोटल डेट करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीस नेट डेट है जो उन्होंने आज डिस्क्लोज किया है, राइट। अब अभी ये नंबर को मैं मैच करूं मान लो तो ये पूरा जो डेट है, मेजॉरिटी जो पूरा डेट है वो एक्विजिशंस के लिए लिया है। और ये एक्विजिशन कोई ये नहीं बोल सकता है कि 10 रुपए की चीज का 100 रुपए दे दिया। आप हमेशा आर्ग्यू कर सकते हो कि 90 में होना था कि 100 में होना था कि थोड़ा कम पे लिया हो उन्होंने, ज्यादा पे तो नहीं लिया। ज्यादा पे नहीं लिया, मतलब वो आप भी एग्री करते हो। तो ये जो पूरा डेट है ये एक्विजिशन रिलेटेड डेट है, राइट। और जो एसेट भी खरीदे वो रिलेटेड एसेट्स खरीदे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जाके कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खरीद लिया, XYZ खरीद लिया। दूसरा जो रिपोर्टेड इबिड्डा है फर्स्ट क्वार्टर का ही 23,000 करोड़ है, राइट। तो अगर, और उन्होंने जो आज जो गाइड किया है रन रेट के बेसिस पे जो इबिड्डा है, मुझे लगता है 23,000 करोड़ का 50,000 करोड़ का पूरे साल का इबिड्डा होगा बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिडिक्टेबल है, राइट। ये 50,000 करोड़ 70-80% से पक्का बढ़ सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो मैं इन सब फैक्ट्स को देखूँ ना तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ग्रुप में स्टॉक प्राइस कुछ भी हो सकते हैं। स्टॉक प्राइस तो लिक्विडिटी बायर सेलर के ऊपर डिपेंडेंट है स्टॉक प्राइस का, बट आई फील ग्रुप में ऐसे कोई फंडामेंटल कंसर्न मुझे तो नजर नहीं आती। मैं इस पे एक फॉलोअप सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। एक रिस्क, ये लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आपके पास एसेट्स हैं लेकिन क्या वो एसेट्स उतना कैश जनरेट कर रहे हैं जिससे कि आप इस डेट ट्रैप में फंसे ना? और वही बात आप, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी के ओपिनियन पे मत जाओ, फैक्ट्स पे जाए। आप फैक्ट्स पे जाओ ना। 23,000 करोड़ का जो रिपोर्टेड इबिड्डा है वो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो रियलिटी है। और इवन ये रिपोर्ट ने भी कहीं पे ये नहीं बोला है कि इन्होंने कोई फ्रॉड रिपोर्टिंग किया है कोई इबिड्डा का या बिजनेस के ऊपर कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। डेट के ऊपर इन द रिपोर्ट डेट के ऊपर है। और जो रिपोर्टेड इंटरेस्ट पेमेंट है फर्स्ट हाफ में वो 7,500 करोड़ है। तो मेरा 23,000 करोड़ का इबिड्डा और 7,500 करोड़ का मेरा इंटरेस्ट पेमेंट है। और वो जो एक बात हो रही है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा, अनुज मुझे क्या लगता है ये तो रेगुलेटर का काम है, राइट। और आई एम श्योर रेगुलेटर अपना काम करेगा, उसमें मेरा और आपका ओपिनियन करने का। लेकिन आप इस समय एकदम कमिटेड हैं, मतलब आपको कोई डर नहीं लग रहा है कि इससे कुछ? मुझे ग्रुप के ऊपर या इंडिया स्टोरी के ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा या बड़ा कोई कोलेटरल डैमेज इंडिया स्टोरी को हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है। हमने अपने 30 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं। कोई कंट्री का स्टोरी ऐसे बनता या बिगड़ता थोड़ी, अनुज। मतलब भाई आप ना बैंकों पे बहुत बुलिश थे और वो जबरदस्त प्ले हुई थी वो स्टोरी, मुझे याद है। आपके बोलने के बाद PSU बैंक 2 गुना के 3-3 गुना बढ़े थे
और इवन प्राइवेट बैंक्स में भी आपने जो बेट की थी, करूर वैश्य बैंक जैसे, वो स्टॉक्स डबल हुए थे, उससे ज़्यादा बढ़े थे। और आपका एक बहुत क्लियर व्यू था कि इंडिया में जो एनपीए प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। अभी जो बैंकों में पिछले 3-4 दिन में करेक्शन आई है, ये क्या सिर्फ एक फेयर फैक्टर है, अननेसेसरी फेयर फैक्टर है, ये या मुझे कुछ और है? प्योर फेयर फैक्टर लगता है अनुज, मुझे कोई ऐसे परेशानी लगती नहीं। बिकॉज सी क्या है, आप ये समझने की कोशिश करो साइकोलॉजिकली ना, लेंडर और बोरोवर हिंदुस्तान में दोनों बहुत केयरफुल हो गए हैं कि बोरोवर को भी पता है कि गलत बोरोवर करेगा तो जेल में जाना पड़ सकता है। और लेंडर ने तो देखा ही है कि उनको 10-15 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ एक बार तो बुक्स में लेना पड़ा था ना अनुज। और बैंकों का कंसोलिडेशन हो गया, पहले जो 32 बैंक थे अभी 12 हो गए। और ये बहुत, मुझे आज की घड़ी पे बहुत ज़्यादा फारफेच्ड लग रहा है कि अभी की घड़ी पे आदमी इसको लेके बोले कि ये बड़ा एनपीएल हो जाएगा। और सब बैंकों ने देखो प्रोएक्टिव बेसिस पे डिस्क्लोज किया है, ये पूरी एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है। मतलब आप सपोजिंग किसी ने भी ये ग्रुप को भी पैसा दिया हुआ है तो ये कोई शेयर के अगेंस्ट में कोई पीएसयू बैंक ने 1 रुपया नहीं दिया है, इट इज एसेट के अगेंस्ट में दिया है। तो और एसेट तो बनेगा तो उसका वैल्यू तो होगा ना। आप डिस्प्यूट कर सकते हो कि 90% है, 110% है, पर कोई एसेट का वैल्यू खत्म नहीं होने वाला। तो मुझे तो लगता है ये जो भी करेक्शन होगा ना अनुज, और आप देखो रिजल्ट्स क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट सब शानदार आए हैं। आउटस्टैंडिंग है। और आगे का जो आउटलुक भी जो उन्होंने बात किया है वो भी आउटस्टैंडिंग है। उसी में एक्चुअली मैं उसी पे आ रहा था, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी कोई बैंक शेयर नहीं चला, क्या पहले ही चल गए थे इसके लिए नहीं चला? पहले भी चल गए थे अनुज। और दूसरा है ना, हिंदुस्तान में एक जो चीज हो रही है जो मार्केट ओवरलुक कर रहे हैं ना, कि देखिए 2022 में इंडिया एक स्टैंड अलोन मार्केट था फॉर 2 रीजंस। एक, रशिया पूरा खत्म हो गया तो एमएससीआई में जो रशिया का वेटेज था वो वर्चुअली 0 हो गया। और चाइना का मार्केट ने इतना अंडर परफॉर्म किया कि चाइना का वेटेज बहुत घट गया, तो उसलिए ऑटोमेटिकली इंडिया का वेटेज बढ़ गया। अब मैं इंडिया का वेटेज अगर मेरा बढ़ा, मैं सपोज एक पोर्टफोलियो में मैं कोई स्टॉक लेता हूँ और वो 5 गुना हो जाता है, बाकी मेरा पोर्टफोलियो घट जाता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टॉक थोड़ा ट्रिम करोगे, हाँ, और मैं अपना पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करूंगा ना। बिल्कुल, हाँ। हिंदुस्तान में पूरे फॉरेनर्स ने यही किया है, हाँ, ठीक है, कि मैंने थोड़ा ट्रिम किया, इसलिए फॉरेनर की सेलिंग आई। और अब यह है जब चाइना इज स्टार्टिंग टू डू वेल, उनका 40% मार्केट भाग गया बराबर। तो अब अगर मेरा वेटेज वहां कम हो गया तो मैं क्या करूंगा? वहां पे वेटेज तो बढ़ाऊंगा ना। तो इसीलिए ये इंडिया से पैसा अभी चाइना जा रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है ना फॉरेनर का, ये मोर टेक्निकल है देन एनी फंडामेंटल। अब ऑब्वियसली सेलेक्ट पॉकेट्स ऑफ इंडिया में 100% ओवर वैल्यूएशन हुई थी, जो अपन बात भी कर रहे थे। इसीलिए हमको तो जो पसंद है वहां पे जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मधु भाई से बाकी बातें करेंगे बजट और मार्केट को लेकर।